तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यह आधुनिक भारत की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने यूरोपियों के आगमन के बारे में बताया था, जिसमें समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति वास्को ड गामा था और पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्मीडा को बनाकर भेजा गया था, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर जनरल जो बन के आया था वो अल्बुकर्क बन के आया था और यहीं से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्बुकर्क बन के आया था और उसका टाइम पीरियड जो था वो था 1509 से लेकर के 1515 तक। 1509 से लेकर 1515 तक बनकर ये आया था। यह दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया था। इसने पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था और 1515 में हरमूज द्वीप पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने की सलाह दी थी। अल्बुकर्क जो ये गवर्नर जो था, इसने जो भारत की जो महिलाएं थीं उनको उनसे शादी करने के लिए इसने पुर्तगाली सैनिकों को, पुर्तगाली लोगों को प्रोत्साहित किया था, सलाह दी थी, ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या जो है, जनसंख्या में किसी भी प्रकार से वृद्धि हो। तो उसके लिए इसने ऐसा किया था। गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीना था। जो गोवा इसने छीना था, अल्बुकर्क ने जो गोवा छीना था, वो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था। इसने कोचीन में एक दुर्ग बनवाया था 1505 में, इसका निर्माण करवाया था। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर क्या लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो बन के आता है उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। ये 1529 से लेकर 1538 तक ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर रहता है। 1530 में इसने गोवा को पुर्तगाली मुख्यालय बनाया था। गोवा को पुर्तगाली मुख्यालय बनाया गया था 1530 में इसके द्वारा। इसने 1535 में दमन पर तथा 1559 में दीव पर अपना अधिकार किया था। 1560 में अल्फांजो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा गया था और इसी के साथ एक ईसाई संत थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। ये भी इसी के साथ भारत आए थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत की गई थी, वो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। दूसरा मुख्य पॉइंट यह है कि भारत में तंबाकू की खेती जो की इसकी शुरुआत जो की थी वो पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। भारत में जहाज निर्माण का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। गन्ना, पपीता, आलू, लाल मिर्च, नींबू, संतरा, लीची आज ये सभी जो देन है वो पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों की जो दूसरी फैक्ट्री थी वो कुन्नूर में स्थापित की गई थी। 1505 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके बाद देखते हैं कि भारत में जो यूरोपियों का जो आगमन का जो क्रम रहा है वो किस प्रकार रहा है। तो हमने तुम्हें पिछली क्लास में भी बता दिया कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली में आने वाला जो व्यक्ति का नाम आता है वो वास्को ड गामा, जो 1498 में भारत आया था। तो इसी प्रकार अगर हम यूरोपियों के भारत में आगमन में क्रम देखेंगे तो पहला जो है वो है पुर्तगाली आए थे। पहले आए थे पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर जो आए थे वो आए थे डच। तीसरे नंबर पर आए थे अंग्रेज। चौथे नंबर पर आए थे डेनिस और अंत में आए थे फ्रांसीसी। तो ये जो क्रम है इसी क्रम में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम पहला पुर्तगालियों का पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डचों का भारत में
आगमन, डचों का भारत में आगमन। तो जो डच थे वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे। जो डच थे वो हॉलैंड या नीदरलैंड के क्या होते थे, निवासी हुआ करते थे, यानी कि ये हॉलैंड से आए आए हुए थे, जिनको हम डच कहते हैं। डचों ने जो अपनी पहली जो डचों ने अपनी जो कंपनी खोली थी वो 1602 में स्थापित की गई थी कंपनी, और कंपनी का नाम था बेरीगेदे ओस्ट इंडिया, जो कहाँ पर खोली गई थी, हॉलैंड में खोली गई थी। लेकिन जब ये भारत आए थे तो भारत में इनकी पहली व्यापारिक कोठी जो खोली गई थी डचों की पहली व्यापारिक जो कोठी खोली गई थी वो खोली गई थी मसूलीपट्टनम में। और जो कब खोली गई थी, 1605 में। अगर दूसरी कोठी की बात करें हम, तो वो खोली गई थी पुलीकट में। वो कहाँ पर खोली गई थी, पुलीकट में 1610 ईस्वी में ये स्थापित की गई थी। अब देखेंगे कि भारत में जो आने वाला पहला जो डच था उस व्यक्ति का क्या नाम था। तो भारत में आने वाला पहला डच किसको माना जाता है, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन को माना जाता है कि भारत में आने वाला पहला डच था कॉर्नेलिस हाउटमैन। डचों ने भारत में मसालों के बजाय अपना जो ध्यान केंद्रित किया या ज़्यादा जो महत्व दिया वो वस्त्रों के व्यापार को दिया था। क्योंकि डचों को जो मसाले थे वो इंडोनेशिया के द्वीपों से प्राप्त हो जाते थे, इसीलिए उन्होंने अपना जो महत्व ज़्यादा दिया था या जिस पर नज़र रखी थी वो व्यापार था उनका वस्त्रों का व्यापार। आगे देखते हैं। 1605 में इंडोनेशिया के अम्बायना द्वीप 1605 में इंडोनेशिया के अम्बायना द्वीप, ये इंडोनेशिया का द्वीप है जिसका नाम है अम्बायना द्वीप। और 1613 में जकार्ता, ये भी इंडोनेशिया का ही द्वीप है, जकार्ता। इनको दोनों को जीतकर और इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। अगर बात करें हम डचों की कोठियों की, तो बंगाल में अगर बात करें डचों की कोठियों की बंगाल में, तो बंगाल में इनकी जो कोठी थी वो किस किस जगह पर थी, एक तो थी पीपली में, दूसरी थी चिंसुरा में, और तीसरी थी कासिम बाजार में। यानी कि 3 जगह पर यहाँ पर इनकी बंगाल में कोठियाँ स्थापित की गई थी। अब देखते हैं कि अपने व्यापारियों को जो सर्वाधिक लाभ दिलाने वाले जो थे, अपने व्यापारियों को सर्वाधिक लाभ जो दिलाने वाले थे वो वो डच ही थे। वो कौन थे, डच ही थे। और इन्होंने कितना लाभ दिलवाया था, 18% जो है लाभ दिलवाया था अपने व्यापारियों को। 1759 ये व्यापार करते रहते हैं और साल आती है 1759, और 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। 1759 में किसका युद्ध होता है, बेदरा का। तो 1759 में बेदरा का जो युद्ध होता है वो होता है अंग्रेज और डचों के बीच। इस युद्ध में डच जो होते हैं वो बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, और इनकी जो अंग्रेज हैं इनकी वो सैन्य शक्ति को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप भी इनका एक तरीके से भंग कर देते हैं, और इनको केवल और केवल सीमित कर दिया जाता है, डचों को सीमित कर दिया जाता है केवल केवल व्यापार तक। और 1795 में वो साल आती है कि यहाँ से भारत से डच पूरी तरह से चले जाते हैं। आगे देखते हैं। डचों के बाद जो भारत में यूरोपियन आए थे उनका नाम था उनका नाम था अंग्रेज। उन उनका नाम था अंग्रेज। तो भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ है। तो देखते हैं कि 31 दिसंबर सन 1600 को, बात है 31 दिसंबर सन 1600 की। और अ, इसी डेट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन में। इस कंपनी की जब स्थापना होती है तो इस समय भारत भारत ब्रिटेन की जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इसने इसने लोगों को 15 वर्षों तक का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया था दिया था। लेकिन तीन तीन साल बाद 1603 में 3 साल बाद एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद ब्रिटेन का अगला प्रिंस जो बनता है उसका नाम था जेम्स प्रथम। यही जेम्स प्रथम है, ये एक आदमी को भेजता है अपना राजदूत बनाकर, और उस आदमी का नाम विलियम हॉकिंस। तो जेम्स प्रथम ने 1608 में ये कैप्टन विलियम हॉकिंस राजदूत बनाकर इसको भारत भेजा था। ये जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर, या कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा रेड ड्रैगन। तो जिस
विलियम हॉकिंस जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। और ये जिस जहाज से भारत आया था और ये उतरा था सूरत बंदरगाह पर। सूरत बंदरगाह पर ये आकर के उतरा था। उसके बाद क्या है कि विलियम हॉकिंस उसके बाद जहांगीर से व्यवसाय करने की अनुमति, जहांगीर से व्यवसाय करने की अनुमति लेने आगरा जाता है। अब ये जब आगरा गया, जब ये विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने गया व्यापार की दृष्टि से कि व्यापार की अनुमति हमें किसी प्रकार से मिले, तो आगरा ये जब जाता है तो वहाँ पर जहांगीर है वो इंग्लिश खां की उपाधि से इसको नवाजता है, यानी कि इसको इंग्लिश खां कहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो जहांगीर के द्वारा इसको उपाधि दी गई थी। और 400 का मनसब भी इसको प्रदान किया गया था। वो इस पीडीएफ में हमने लिखा नहीं है, लेकिन 400 का इसको 400 मनसब का मनसब प्रदान भी किए गए थे। आगे देखते हैं। 1611 में इनकी जो प्रथम फैक्ट्री थी, 1611 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। अगर बात करें दूसरी की, तो दूसरी की गई थी सूरत में। दूसरी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। 1615 ईस्वी में एक दूसरा अंग्रेज आता है जिसका नाम है सर टॉमस रॉ, जो जो जहांगीर से मिलने कहाँ पर जाता है, अजमेर में जाता है। आगे देखते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने ब्रिटिश कंपनी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना की थी और यहीं पर एक किला बनाया था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की गई थी। अब जो ब्रिटेन है उसका महाराजा अब चार्ल्स द्वितीय बन गया है। और जो चार्ल्स द्वितीय था, 1661 में इसी की शादी जो हुई थी वो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ इसकी शादी हुई थी। और पुर्तगालियों ने इसे चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या दिया था, मुंबई, पूरी की पूरी मुंबई को दहेज में दे दिया था। इसके बाद क्या होता है कि 1668 में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई मिली थी, उसको वह ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देता है। और ये किराया था 10 पौंड वार्षिक का, 10 पौंड वार्षिक का। गेराल्ड आयंगर ने बॉम्बे या बम्बई शहर की स्थापना की थी। जो बॉम्बई शहर की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, गेराल्ड आयंगर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1690 में 1690 में जॉब चोरनोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। ये पूछे जाते हैं कि किसकी स्थापना किसने की थी, तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चोरनोक द्वारा की गई थी। और वहीं पर 1700 ईस्वी में एक किला बनाया गया था जिस किले का नाम था फोर्ट विलियम किला, कलकत्ता में बनाया गया था। आगे देखते हैं। भारत का मुगल बादशाह फर्रुखसियर जो था, भारत का मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर ने 3000 रुपये प्रति वार्षिक की दर से अंग्रेजों को तीन तीन क्षेत्र दे दिए थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी थी, टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दी थी। इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया था। आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के बाद आए थे डेंस या डेनिस लोग आए थे भारत में अंग्रेजों के बाद। तो अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। जो डेंस या डेनिस लोग थे वो कहाँ के निवासी थे, तो सबसे पहले ये निवासी थे डेनमार्क, यानी कि ये डेनमार्क देश से आए हुए थे। और ये डेनिस या डेंस जो आए थे, जो भारत में कब आए थे, तो 1616 में ये भारत आए थे। 1620 में डेनिसों की जो प्रथम फैक्ट्री थी, भारत में जो प्रथम फैक्ट्री खोली गई थी वो खोली गई थी, कहाँ पर खोली गई थी, वो खोली गई थी तंजावुर में। कहाँ पर खोली गई थी, तंजावुर के ट्रैंकोबार, ये तमिलनाडु में पड़ता है। और दूसरी इनकी जो फैक्ट्री थी, इनकी जो दूसरी फैक्ट्री थी वो खुली गई थी सीरमपुर में। दूसरी फैक्ट्री खोली गई थी सीरमपुर, और सीरमपुर पड़ता है बंगाल में। अब देखते हैं अंतिम, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसियों का आगमन कि फ्रांसीसी भारत में कब आए थे।
तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत आए थे। तो वो साल है 1664, जिस साल फ्रांसीसी भारत आए थे। इस टाइम भारत का जो फ्रांस का जो राजा था, उस राजा का नाम था लुई 14वां। और इसी का एक मंत्री हुआ करता था, जिस मंत्री का नाम था कॉलवर्ट। तो कॉलवर्ट के मन में एक विचार आया कि हम पूर्वी देशों जैसे भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित करें। इस विचार को इसने रखा लुई 14वां के सामने। तो लुई 14वां ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो उसके बाद इसी कॉलवर्ट के विचार पर 1664 में फ्रांस में एक कंपनी बनाई गई थी, जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना होती है। उसके बाद जो फ्रांसीसी हैं वो भारत आए थे, यानी कि 1664 में। और उसके बाद इनकी भारत में जो पहली फैक्ट्री थी, इनकी भारत में जो पहली फैक्ट्री खोली खोली थी इन्होंने 1668 में खोली थी। और 1668 में कहाँ पर खोली गई थी? सूरत, गुजरात के सूरत में ये फैक्ट्री खोली गई थी। 1669 में दूसरी फैक्ट्री खोली गई थी, और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई थी? मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। फ्रांसिस मार्टिन ये जो था, ये गवर्नर हुआ करता था फ्रांसिस मार्टिन। इसी ने 1674 में एक शहर बसाया था, जिस शहर का नाम है पांडिचेरी, जिसे हम वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। लेकिन लेकिन कुछ समय बाद यानी कि 1693 ईस्वी में डचों ने हमला कर दिया फ्रांसीसियों पर, और पौंडचेरी शहर को जीत लिया। जब इन्होंने पौंडचेरी शहर को जीता, तो उसके बाद एक संधि होती है 1698 में। 1698 में एक संधि होती है, रिजविक की संधि, जिस संधि का नाम है रिजविक की संधि। और इसी संधि के तहत डच पौंडचेरी को फ्रांसीसियों को दे देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।